हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के वापस से इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की संस्कृति और वहाँ की विरासतों के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ पर रामलीला को कब यूनेस्को ने अपनी इंटेग्रेबल हमारे हेरिटेज में शामिल किया था? क्या आपको पता है कि वो कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि हमारे दिवाली के दिन शोक मनाती है? क्या उत्तर प्रदेश में हमारी कोई ऐसी जनजाति है जो अपने शरीर पर टैटूज बनवाने का प्रचलन चलता है? साथ ही साथ हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के उन सभी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे नृत्य गायन से संबंधित हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को और दूर तक लेके जाते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में उत्तर प्रदेश जो कि बहुत सारे कवियों और लेखकों का घराना रहा है, हम उनके ऊपर ही बात करेंगे। मतलब आज की क्लास आपको बहुत सारे ऐसे पहलुओं के ऊपर नंबर दिलाने वाली है जो आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मुझे जल्दी से बता देंगे कि सबको ऑडियो वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आ रही है कि नहीं, ताकि इस क्लास को हम और बेहतरीन तरीके से आगे लेकर के जाएं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज हम पहले तो अपने पिछली क्लासेस से पूछे गए प्रश्नों के जवाब जो है वो आप लोगों से जानना चाहेंगे। जो भी आप लोगों ने हमसे यहाँ पर सीखा है, जरा देखते हैं कितने क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे बना पाएंगे। और आज की क्लास में भी बहुत कुछ ऐसा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जो है वो अनूप सोनम बोल रहे सर सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे साथ जो है वो आशुतोष, अभिषेक, विकास, गौरी शंकर, मिनहाज, उसका रमन, शाश्वत, शिखा, सोनाली, विकास, ये सभी लोग जुड़ गए हैं। जल्दी से बताएंगे, सभी को ऑडियो वीडियो अच्छी तरीके से आ रही है। गौरी शंकर बोल रहे सब कुछ बढ़िया। तो गौरी शंकर रिवीजन कर लिया, जो पिछले 4 क्लासेस हुई थी रिवीजन किया आपने बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ। आशुतोष बोल रहे हैं सर आवाज सब कुछ बढ़िया सर। इंडियन सोसाइटी की क्लास में 6 PM पे चल रही है। अनूप यार, इस बारे में मैंने बात की थी, वो मुझे आज रिप्लाई देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बैचेस जो है वो एक साथ चल रहे हैं और टाइमिंग थोड़ी सी क्लैश कर रही है ना। ये बात हमने यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके वो ये यूपी पीसीएस वाली जो क्लास है वो क्लैश कर रही है, ठीक है, रखी है हमने टीम के सामने, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग बोले सब कुछ बेहतरीन तरीके से सबको आ रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा था उसका एक बार छोटा सा कुछ क्वेश्चंस के टेस्ट है ना, टेस्ट के फॉर्म में आप लोग ले लो या आप लोग उसको रिवीजन के फॉर्म में ले ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम उन सभी को यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, ये प्रयागराज में एक पूरे इंडिया का सबसे प्राचीनतम गांव है जहां पर धान की खेती के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। जो यहाँ पर बताना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स, अपने जो है वो हाथ अपने ऊपर कर सकते हैं। और जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज एक बार आप support@studyIQ.com में एक बार मेल जरूर करिए। शिखा बताना चाहते हो, शिखा जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, चैट करके बता दीजिए, माइक आप ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोल डिहवा की तरफ शिखा ने जवाब दिया कि सर कोल डिहवा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोल डिहवा बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा ये हमारी कैसी नियोलिथिक साइट है जिसको हम लोग कोल डिहवा के नाम से जानते हैं। ये हमारे कैसी ऐसा गांव है जो सबसे पुराना था और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे धान के खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले। तो नवपाषाण काल का ये हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नियोलिथिक साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश कौन कौन सी हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। कौन सी 2 नियोलिथिक साइट्स हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में देखी गई? जल्दी से सभी को कमेंट करके बताना है। बेलन नदी के देवघाट विलेज पर हमारी कौन सी साइट है? तो सबसे पहले आती है, कौन बताएगा भाई, रेज योर हैंड्स जल्दी से। तो भाई पहली जो साइट जो हमारे देवघाट पे आपको बेलन नदी के किनारे देखने को मिलेगी उसका नाम है, जैसा कि आप लोगों ने अभी जिसको सबसे प्राचीनतम गांव घोषित किया था, बताओ भाई कोई। हाँ चलो गौरी शंकर बताएंगे, गौरी शंकर बताइए क्या होना चाहिए? कोल डिहवा एवं महागड़ा। तो यहाँ पर कोल डिहवा और महागड़ा, महादहा नहीं लिखना है, महागड़ा के ऊपर टिक करना है। तो ये वाला जो हमारा साइट है ये हमारा सबसे पहले तो कोल डिहवा है जो अभी आप लोगों ने देखा भी था। और ये वाला कौन सा है? महागड़ा, ठीक है, महागड़ा इसको बोलते हैं। ये दोनों नियोलिथिक साइट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि हमने मृत व्यक्ति का शरीर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर होता था, वो कौन सी जगह थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। महादहा हमारे मेसोलिथिक साइट है ना, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल की अंकित।
और महागढ़ा जो है ये हमारे कहाँ की है, ये हमारे नौपाषाण काल की है। तो यहाँ पर सराय राय सोनाली ने जवाब दिया है कि सर सराय राय नाहर होना चाहिए, तो सराय राय नाहर के ऊपर हम टिक कर देते हैं। ठीक है, याद रखिए। अच्छा बताइए, सराय नाहर राय में आपको बताना कि कितने हमारे जो 100 होते थे एक साथ दफनाए जाते थे। बताइए कितने 100 थे वो एक साथ, कितनी डेड बॉडीज एक साथ हमारी दफनाई जाती थी। तो यहाँ पर गौरी शंकर सिखा सबका मानना है सर 4 होती थी, 4 को एक साथ दफनाया जाता था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, सराय नाहर राय जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी आपको देखने को मिलेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जल्दी से जवाब देना है। तो हमारे सराय नाहर, चोपनी मांडो और हमारा बोल सकते हैं कि महागढ़ा नहीं, महादहा और दमदमा, ये हमारे 4 मेसोलिथिक साइट हैं, जिसमें से चोपनी मांडो को छोड़ दिया जाए तो चारों प्रतापगढ़ में देखने को मिलेंगे। इलाहाबाद के पास वो कौन सी जगह है जहां पर झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बताइए। अर्थन पॉट्स एंड हट फाउंड इन विच प्लेस रिलेटेड टू मेसोलिथिक साइट, जल्दी जवाब देना है फटाफट। तो यहाँ पर मेजा और हाँ सिखा यहाँ पर बोले सर लेखिया होना चाहिए, तो मेजा यहाँ पर मेजा के पास और लेखिया भी है जहां पर हमको देखने को मिले, तो मेजा ज्यादा सही था। यूपीपीएससी ने जो मेजा ही यहाँ पे ऑप्शन में दिया था, इसलिए मेजा इसको सही मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर हड्डियों के उपकरण, है ना, उपकरण मतलब जो आपके ऑर्नामेंट होते थे, कानों में बाले, नाथों में, नाक में नथिया, ये जो चीजें वो कहां पर, कौन सी जगह पर आपकी देखी गई, कहां के लोगों ने यह पहना था। तो यहां पर महादहा और चोपनी मांडो, बिल्कुल सही है, महादहा और चोपनी मांडो। जिनको नहीं पता है प्लीज देख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमारे पूछे गए। तो महादहा एंड चोपनी मांडो ये हमारे मेसोलिथिक साइट, मतलब मध्य पाषाण काल कंप्लीट हो जाता है। ये मध्य पाषाण काल के क्वेश्चन थे, मतलब बहुत सारे लोगों को आते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते, अगला हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है मल्ल की जो हमारे 8 महाजनपद थे उसमें से हमारे ये 3 महाजनपद की कैपिटल मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि 5 की मैं कई बार पूछ चुका हूं, तो 3 बची हुई थी। तो मल्ल महाजनपद की कैपिटल जो कि 16 महाजनपद में से 8 यूपी में थी, कहां पर थी, जल्दी जवाब देना है। मल्ल महाजनपद की कैपिटल, तो यहां पर कुशीनारा की तरफ जनता जा रही है, सर कुशीनारा होना चाहिए। तो कुशीनारा जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है। और अगर मैं काशी की क्या बात करूंगा तो काशी की कैपिटल क्या थी, कुशीनारा एंड पाबा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे काशी की कैपिटल क्या थी, आसान है, काशी की कैपिटल वाराणसी थी, वाराणसी जो है वो काशी की कैपिटल थी। कौशल महाजनपद जो कि हमारे गौतम बुद्ध जी की माता जी का घर भी था, कौशल महाजनपद की कैपिटल क्या थी तो श्रावस्ती और अयोध्या, क्या थी, ठीक है, श्रावस्ती और अयोध्या। तो यहां पर याद रखिएगा, यहाँ पे श्रावस्ती एंड अयोध्या, पहले श्रावस्ती थी और बाद में अयोध्या हो गई। तो 8 में से हमारे जो है वो आप यहाँ पर कितने 16 में से 8 महाजनपद आप देखेंगे। देवरिया की कैपिटल कुशीनारा पावा थी, काशी की बनारसी थी, कौशल महाजनपद की आपकी अयोध्या या श्रावस्ती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आपको बताना है कुषाण अंपायर का हमारे जो विम कंडोफिसिस हैं उनकी हमारे इंक्रिप्शन को हम उत्तर प्रदेश में कहां पर देखेंगे। कुषाण महाजनपद के जो हमारे विम कंडोफिसिस दूसरे किंग थे उनकी हम इंक्रिप्शन को, रॉक इंक्रिप्शन को कहां पर देखेंगे, जरा जल्दी से बताएं भाई फटाफट जवाब आना शुरू हो गया है भाई, बताइए। कुषाण महाजनपद, कुषाण जो हमारे कालीन, तो यहां पर लोग बोले सर इलाहाबाद होना चाहिए, अच्छा जी बहुत बढ़िया है, अब फंस गए तुम लोग जाल में। सिद्धार्थ नगर, हाँ सिखान देखो जवाब दिया, सिद्धार्थ नगर में हमारे गानवरिया नाम की एक जगह है जहां पर ये हमको शिलालेख देखने को मिलेगा। ठीक है श्वेता, याद रखिएगा, ये देखिए बहुत कम लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं। तो विम कंडोफिसिस का जो अभिलेख है गानवरिया में सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है अरहोरा और टोपरा, ये दोनों हमारे रॉक एडिक्ट जो मिले हैं ये कहां कहां पर थे, जल्दी से जवाब दीजिए, कर चुके हो तुम लोग, क्वेश्चन बना लोगे आराम से, बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए। अच्छा अंकित ने देखो फटाफट लिख दिया है, यार तुम लोग की टाइपिंग स्पीड बड़ी अच्छी है। मिर्जापुर एंड, ये मिर्जापुर में, और टोपरा जो है वो सहारनपुर में है, तो मिर्जापुर एंड सहारनपुर इस करेक्ट है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आप लोगों को बताने। पहला सरमन गौतम बुद्ध ने किस जगह पर दिया था, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कौन सी जगह पर था, जल्दी से जवाब देना है फटाफट। सारनाथ, सारनाथ, और इसको हम लोग टर्निंग ऑफ व्हील भी बोलते हैं, सारनाथ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना।
यहीं पर ये धम्यक स्तूप आपको दिख रहा होगा, यहीं पर गौतम बुद्ध ने पहला अपना इंक्रिप्शन, पहला जो है सरमन उपदेश दिया था। और याद रखिए यहीं पर जो है आपका लॉयन कैपिटल भी मिला था। सबसे ज्यादा जो है ये कहां पर दिए गए, सबसे ज्यादा, तुम लोग हमसे एक कदम आगे ही चल रहे हो श्वेता, सबसे ज्यादा जो उपदेश है वो कहां पर दिए गौतम बुद्ध ने? तो सबसे ज्यादा जो उपदेश है वो सारस्वत श्रावस्ती में दिए थे, है ना। श्रावस्ती ये हमारे उस समय की राजधानी हुआ करती थी, किसकी? कौशल महाजनपद की। तो श्रावस्ती में हमारे सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए हैं। कौशाम्बी नहीं, श्रावस्ती इस करेक्ट है ना। महापरिनिर्वाण, जहां पर हम महापरिनिर्वाण मंदिर को देखेंगे, ये कहां पर है? आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो यहां पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए कुशीनगर, 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 कुशीनगर। तो कुशीनगर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है कि हमारे यहां पर जो प्राचीन मंदिर मिला है अभी हाल में ही, रिसेंटली, हाल में ही, है ना, आपको बताना है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा? अभी हाल में 2018-19 में ये आपका मिला है। आपको बताना है ये कहां पर हमारा है। तो यहां पर लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। बिलसराहा, एटा लोग बोल रहे हैं सर एटा होना चाहिए। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है बिलसारा। ठीक है, और ये कहां पर? एटा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल में ही यहां पर ये देखने को मिलेगा। जैन मंदिर के कितने मंदिरों का एक समूह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? जैन मंदिर के कितने एक समूह है जो बेतवा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा? तो जैन मंदिर कितने हैं बेतवा में, बेतवा नदी के किनारे, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ललितपुर में। तो यहां पर जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है सर 31 जो हमारे जैन मंदिर हैं ये हमारे बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ में देखने को मिलेगा, जो कि ललितपुर में है। कहां पर? ललितपुर में है। यहीं पर आपको दशावतार टेम्पल भी देखने को मिलेगा। दशावतार टेम्पल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एज पर इंक्रिप्शन ऑफ हमारे इलाहाबाद, इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के पहले समुद्रगुप्त ने कितने साउथ के और कितने नॉर्थ के राजाओं को हराया था? ठीक है, पहले नॉर्थ बताना है फिर साउथ के बताना है। तो नॉर्थ के कितने राजा थे और साउथ के कितने राजा थे? तो बिल्कुल ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्थ के 9 राजा और साउथ के 12 राजाओं को यहां पर हमारे हराया था, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके ऊपर इंक्रिप्शन को किसने लिखा है? हु इज द राइटर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति इंक्रिप्शन? बहुत बढ़िया, तो हरिसेन, बहुत सारे लोग बोले हरिसेन इज अ करेक्ट आंसर, हरिसेन ने ये लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। प्रयाग प्रशस्ति को अशोक के पिलर के रूप में तो जानते ही हैं क्योंकि अशोक ने बनाया था। अशोक ने उस पे किस चीज का रिकॉर्ड लिखवाया हुआ है? विच रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज इन प्रयाग प्रशस्ति? जल्दी से तो यहां पे जवाब आना शुरू हो गया है कि सर प्रयाग प्रशस्ति को क्वींस रिकॉर्ड, रानी कारवाकी के रिकॉर्ड्स के रूप में भी हम लोग यहां पर जानते हैं। क्वींस रिकॉर्ड के रूप में भी यहां पर हम उसको जानेंगे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने मध्यकालीन इतिहास से है। आपको बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स ने अटला मस्जिद को बनाया था। ठीक है, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहां पर हमारे जो अटला मस्जिद है ये 1408 में इसको बनाया था इब्राहिम सर्की ने। इब्राहिम शाह सर्की वंश का जो शासक था उसने ये बनाया था। इब्राहिम शाह सर्की ने इसको बनाया था। सर्की वंश को समाप्त किसने किया था? हु इन्वेड द सर्की वंश? सर्की वंश को किसने समाप्त किया था? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तो सर्की वंश का समाप्त करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जिन्होंने यहां पर सर्की वंश की समाप्ति की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौसा का युद्ध जो है ये कौन से वर्ष में हुआ था? चौसा का युद्ध जो शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ, ये कौन से वर्ष में आपका हुआ था? बिल्कुल 1539, 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अकबर के 2 नवरत्न बीरबल और हमारे टोडरमल ये कहां कहां से हमारे संबंधित थे? चलिए मैंने नाम बता दिया है।
एक है टोडरमल और एक है बीरबल। यूपी से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है। तो टोडरमल जो है वो हमारे सीतापुर से, और हमारे जो बीरबल हैं वो कालपी से संबंधित हैं। कालपी जो है वो यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। हमारे अवध के अंतिम नवाब के रूप में हम किसको जानते हैं, जिनको जाने आलम के रूप में भी जानते थे, है ना, वो लास्ट रूलर ऑफ अवध के तौर पे जाने जाते हैं। तो वाजिद अली शाह हमारे 1856 तक किस आप देख सकते हैं संबंधित थे, नवाब ऑफ अवध के रूप में जाने जाते थे। चले दोस्तों, अब 1857 की क्रांति के हमारे जगह दी गई हैं, आपको एक एक करके इनको चुनना है। दिल्ली में हमारे कौन थे, दिल्ली से कौन लीड कर रहे थे, फटाफट जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए। दिल्ली से कौन लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति को? तो यहाँ पर भक्त खान की तरफ लोग जान रहे हैं, तो बीके मैं यहाँ पे लिख देता हूं शॉर्ट में, भक्त खान। कानपुर से कौन लीड कर रहे थे, कानपुर से ठीक है, कानपुर से नाना साहेब, और उनके सेनापति थे तात्या टोपे, नाना साहेब। लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, लखनऊ से कौन, वाजिब अली शाह की बेगम थी। यहाँ पर जनता बोलेगी सर हजरत महल, बेगम हजरत महल यहाँ पर लिखेंगे तो हजरत महल, ठीक है। बरेली से कौन लीड कर रहे थे, जल्दी जल्दी से बरेली से बताइए फटाफट यार ये मैचिंग करने को कम से कम 5 बार आ चुका है। बरेली से कौन लीड कर रहे थे, मैचिंग करने को आता है, सारे एक साथ पूछते हैं। श्वेता, तो यहां पर बहादुर खान, सोनालिका से जवाब आया बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक है। हेमलता ने भी जवाब दिया सर हमारे खान बहादुर खान होना चाहिए, तो खान बहादुर खान हमने लिख दिया। बिहार से तो बिहार को हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, तो कुंवर सिंह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे KS, कुंवर सिंह यहाँ पे आता है। फैजाबाद से कौन लीड कर रहे थे, फैजाबाद, अनुष्का बोले सर लेट हो गए, कोई बात नहीं, बोला था क्वेश्चंस पूछेंगे, आना टाइम पे। पूरे देख जानते हो इससे क्या हो रहा है ना, तुम्हारे पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी यूपी PCS के सब रिवीजन हो जाते। तो यहाँ पर हमीदुल्ला की तरफ लोग जा रहे हैं, कई लोग लियाकत अली बोल रहे हैं, मौलाना अब्दुल्ला भी कई लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, लियाकत अली ले लूँ, यहाँ हमारे यहाँ पर हमीदुल्ला, तुम ही लोगों का जो बोलोगे वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख, अभी मैं सही जवाब सारा दिखा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं लियाकत अली ले रहा हूँ, ठीक है। झांसी की तरफ से कौन लीड कर रहा था, ये तो सभी को पता होगा यार, झांसी हम ही बता देते। तो झांसी से लीड कर रही थी हमारी मनुकर्णिका, मनुकर्णिका लिख देता हूँ। इलाहाबाद से कौन लीड कर रहे थे, इलाहाबाद, मनुकर्णिका के बाद इलाहाबाद से कौन लीड कर रहे थे इलाहाबाद, तो लियाकत अली यहाँ पे फिर से बोल रहे हो, चलो यहाँ पे लियाकत अली फिर से लिख देते हैं। कालपी से कौन लीड कर रहे थे, कालपी, कालपी है, कालपी से यहाँ पर नहीं पता, तात्या टोपे, तात्या टोपे, कल ये स्लाइड में था तुम लोगों को, कल अब मत बोलना सर स्लाइड मिली नहीं, तात्या टोपे जो तुम लोग बोले वो मैं लिख रहा हूँ। मथुरा से कौन थे, अनुष्का ने बताया सर देवी सिंह, कदम सिंह, देवी सिंह, दो आए हैं, देवी सिंह यहाँ पे लिख देते हैं। मेरठ से कौन लीड कर रहे थे, मेरठ से कदम सिंह, ठीक है, कदम सिंह। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भैया क्या क्या तुम लोगों ने बताया वो कौन कौन से सही थे। तो देखिए दिल्ली से जनरल भक्त खान, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल हमारे लखनऊ से, बिल्कुल सही था। यहाँ पर बरेली से खान बहादुर खान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बिहार से कुंवर सिंह, मैंने आपको बता दिया था। फैजाबाद से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, यहाँ पर हमारे मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से लीड कर रहे थे, यहाँ पर गलत नहीं करना है। लियाकत अली जो लोग बोल रहे थे, लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस से लीड कर रहे थे, इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली थे, ठीक है, याद रखिएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कालपी से तात्या टोपे, मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह। ये मैचिंग हमारे बहुत ड्रास्टिकली, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, गलत मत करना। अब मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं जो पिछले साल पूछा गया था। यहां पर आपके सामने है हमारे रिवॉल्ट की जगह और किस अंग्रेज हमारे जनरल ने उसको टैकल किया था, ये अब आपको करना है। दिल्ली में कौन थे भाई, मैं तुम ही लोगों को, क्योंकि अगली स्लाइड में तो मेरा जवाब दिखाऊंगा ही, अगली स्लाइड में आप लोगों को जवाब दिखाऊंगा। बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए ये पिछली बार यहां से पूछा गया था, मैचिंग पूछेगा। निकोलसन, जॉन निकोलसन, JN की तरफ टिक कर देते, ठीक है। लखनऊ से कौन था, लखनऊ जेम्स एटुरम, जेम्स एटुरम की तरफ यहां पर लोग जा रहे हैं, यहां शॉर्ट में लिख देते। कानपुर से कौन था, कानपुर, सब लोग कोशिश जरूर करें, और जो लोग को नहीं आता है मतलब उन्होंने
क्लास को अच्छे से नहीं किया है और रिवाइज नहीं किया है ना। तो यहाँ पे कैंपबेल है, कौन है, कैंपबेल, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग कैंपबेल बोले मैं यहाँ पर कैंपबेल लिख देता हूँ। फिर उसके बाद से झांसी एंड ग्वालियर, झांसी एंड ग्वालियर पिछले बार का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जनता बोली है सर ह्यूज रोज। देन उसके बाद से बरेली, बरेली नहीं आता ना, लॉरेंस, पिछले वाला खोल के बैठे होंगे तुम लोग, लॉरेंस है ना। बिहार, बिहार से जनता बोली है सर लॉरेंस होना चाहिए तो इस बार तुम लोगों ने बिल्कुल सही टिक किया है ना, लॉरेंस बिहार से। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे जो 1857 की क्रांति जो थी वो इस तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जॉन निकोलसन दिल्ली से लीड कर रहे थे, ठीक है ना। लखनऊ आप लोगों ने गलत बताया है, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस होना चाहिए, है ना, हेनरी लॉरेंस। तो प्लीज इसको अपडेट करिएगा, हेनरी लॉरेंस यहाँ पर लखनऊ से लीड कर रहे थे। कैंपबेल आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था। सर अरे भाई सर, हाँ, कॉलिन कैंपबेल बिल्कुल सही है। तो सर इनका नाम दिया गया था कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, कॉलिन कैंपबेल। अब उसके बाद से झांसी पिछले बार पूछा गया था, जनरल ह्यूज रोज बिल्कुल सही है। तो जनरल ह्यूज रोज यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जनरल ह्यूज रोज। अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे बिहार और बरेली, तो बरेली से अगर हमारे कौन से थे, तो बरेली से फिर से आपको कॉलिन कैंपबेल का नाम लिखना है। तो कॉलिन कैंपबेल को हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देंगे, कॉलिन कैंपबेल। और फिर उसके बाद से हमारे लास्ट में आ जाते हैं बिहार से विलियम टेलर, कौन है, विलियम टेलर। बात थोड़ी बहुत चमकी कि नहीं चमकी? देखो रिवीजन कितना जरूरी होता है, मतलब कल मैंने जो पढ़ाया था ना वो तुम्हारे दिमाग में बैठा नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तुम्हारे एग्जाम में अगर आएगा तो कर ले जाओगे, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है मल्टी टाइम्स रिवीजन करिए, डेली जितना भी पढ़ो उसको रात में सोते वक्त, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जितना भी पढ़ रहे हो उसका एक बार रिवीजन जरूर करो। ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको अपने दिमाग में रखना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, ये भी पढ़ना है, देन उसके बाद हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी है ना, हमारे स्टैटिक भी हैं। तो इनको कितना हम पढ़ रहे हैं और कितना हमारे दिमाग में, ये संतुलन बनाने वाला ही सही तरीके से मेहनत करने वाला होता है, ठीक है। आई होप ये संतुलन को बनाने के साथ ही आप पढ़िए, ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं और बोलता ही रहूंगा। क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे चला जाए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताने वाला हूं दोस्तों जो हमारे उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है और डायरेक्ट इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को करने के बाद आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे कि मैंने तुम लोगों को क्लास की शुरुआत में बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे कुंभ मेला को किस वर्ष में इंटेंगिबल हेरिटेज में रखा गया था, है ना, अमूर्त विरासत में रखा गया था, रामलीला को कब रखा गया था, हमारे यहाँ पे वो कौन कौन से हमारे ऐसे डांस फॉर्म है जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और वो पूरे हिंदुस्तान के कितने परसेंटेज है। यही नहीं दोस्तों, आज आपको उत्तर प्रदेश के मेले जैसे नौचंदी मेला हो गया, और भी अलग, क्योंकि पिछले बार पूछा गया इसलिए वो याद है, तो और भी अलग अलग जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में मेले लगते हैं वो भी बात करेंगे। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग सिंगिंग ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर ही बात करेंगे। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से आराम से देखते हुए चलेंगे, और यहीं पर उसके ऊपर मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा, आप लोग जवाब भी देते रहिए, ठीक है विकास, आशुतोष, चला जाए आगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। सभी को पता है ताजमहल है, कौन से वर्ष में इसको हमारे मिला था हेरिटेज साइट, ताजमहल है, दूसरा फतेहपुर सीकरी है, और तीसरा आगरा फोर्ट है। ये हमारे 3 यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जल्दी से मुझे फटाफट बता देंगे तीनों के साल। 1983 में सबसे पहली बार जो है वो यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट देना शुरू किया। जैसा कि अंकित ने हमको बताया कि इस वर्ष हिंदुस्तान की हमारी जो है वो 4 साइट्स को यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। वो 4 साइट कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले तो हमारा ताजमहल था, और उसके बाद से आगरा फोर्ट, मतलब ये दोनों हमारे आगरा फोर्ट और ताजमहल 1983 में, और इसके साथ अजंता और एलोरा अजंता और एलोरा जो है ये भी हमारे महाराष्ट्र के कहां पर है, औरंगाबाद में। इसका नाम अभी बदलने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, देखो नाम ही चेंज करने में विश्वास कर रही है। खैर उससे हमको क्या मतलब यार, हमको तो पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। संभाजी नगर रखा जा रहा है, ये हमारे औरंगाबाद का
वहां पर ये अजंता और एलोरा की केव्स देखने को मिलेंगी। तो मैं भी कुछ दिनों पहले यहाँ पे गया हुआ था, ठीक है। तो अजंता एलोरा की केव्स को भी 1983 में इन दोनों के साथ हमारे हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। अब फतेहपुर सीकरी के बारे में सभी को मैंने बताया हुआ है कि इसको कब बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1571 में बनना शुरू हुआ था और फिर उसके बाद से ये हमारे मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बना और 1986 में ये हमारे क्या बन गया था, यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ये हमारे मुगल एम्पायर की कैपिटल 1572 से लेके 1585 तक के टेन्योर में ये मुगल साम्राज्य की कैपिटल बना। ये सारी बातें आपको याद है ना? ये सारी चीजें याद है? सब लोग जरा एक बार मुझे अपने हाथ ऊपर करके बता देंगे सर ये सारा याद है। अनुष्का, प्रज्ञा, अंकित, विकास, आशुतोष, सभी को याद है ना ये सारी पॉइंट यहाँ पे? ठीक है। दिमाग में भी रहना चाहिए, याद होने से मतलब है, ठीक है। चलिए श्वेता, अब आगे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है रामलीला। सभी ने देखा होगा और खास तौर पे जो गांव से संबंधित थे वो ज्यादा देखे होंगे, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, हमारे यहाँ पर मनोरंजन के जो सोर्स होते थे उत्तर प्रदेश में, सिनेमा जो इतना नहीं था, लोगों के यहाँ पे टीवीज इतनी नहीं थी, तो रामलीला, नौटंकी तो अभी आगे बताएंगे, है ना। तो ये सब चीजों पे ज्यादा विश्वास रखते थे। लेकिन अब तो बस एक मतलब एक रस्म अदायगी हो गई है रामलीला। लोगों की दिलचस्पी उतनी पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से कम हो गई है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए किसी ने बोला कि बहुत सारे लोग एक्ट प्ले करते थे, है ना, जैसे कि आशुतोष पांडे जी बोले हैं सर व्यास जी का जो एक्ट है उनके पिताजी करते थे। तो रामलीला एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पूरे इंडिया का है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम हुआ। तो ये हमारा पॉपुलर फोक रंगमंच है और ये हमारा दशहरे से पहले शुरू हो जाता है और पूरे रामायण का जिस तरीके से मंचन किया जाता है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके अलग अलग पहलू होते हैं, चाहे वो परशुरामी हो या सीता हरण हो, वो बहुत ही अनोखे तरीके से अलग अलग जगहों पे प्रस्तुत की जाती है। ये देखते हुए यूनेस्को ने इसको एक हमारे क्या दिया, हमारे हेरिटेज टेंगिबल कल्चर में इसको शुमार कर लिया, अमूर्त विरासत में इसको शुमार कर लिया गया। अब मैं आप लोगों से पहले ये पूछना चाहूंगा, रामलीला को यूनेस्को की हमारे इंटेंगिबल हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया, वो कौन सा वर्ष था? बिना गूगल किए बताना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर मैं बताऊं, गूगल करोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। जल्दी से बताओ फटाफट से। 2008 यहाँ पे अंकित ने बताया, अंकित यादव ने सर 2008। मैंने बोला यूनेस्को हेरिटेज आ जाएगा तो 1983 होगा श्वेता, मतलब बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे इंटेंगिबल हेरिटेज में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में सम्मिलित किया गया, कब? तो 2007 में, 2008 यहां पर बोल सकते हैं, 7-8 में इसको सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो 2008 में इसको हमारे रामलीला को सम्मिलित किया गया, 8 के ऊपर ही टिक करना है। 2008 में दिसंबर में ये हमारे यूनेस्को के इंटेंगिबल हेरिटेज में सम्मिलित कर लिया गया। अब रामलीला के बाद ये आता है, क्या दिख रहा है ये है क्या चीज? पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा जन सैलाब शांतिपूर्वक कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होता। ये अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी गैदरिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं होती है। ये है हमारे प्रयाग पर लगने वाला कुंभ मेला। गंगा यमुना सरस्वती के समागम पर यह मेला लगता है। ये है हमारे प्रयागराज का एक कुंभ मेला, है ना। तो कुंभ मेला यूनेस्को की इंटेंगिबल साइट में सम्मिलित हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा सा मेला है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा। यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी इसको सम्मिलित किया गया है, हेरिटेज साइट में नहीं, टेंगिबल हेरिटेज लिस्ट में, है ना, वो दूसरी है। साइट का मतलब हमारे क्या होते हैं, स्थान होते हैं, ये टेंगिबल हेरिटेज है ना। तो टेंगिबल हेरिटेज में इसको सम्मिलित किया गया है। तो कुंभ मेला द फेस्टिवल ऑफ स्केयर्ड फिशर के रूप में इसको जानते हैं। अच्छा एक बताइए, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? कोई बताएगा मुझे कितने सालों में हमारा महाकुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है ना, ऐसे तो कितने? तो यहाँ पर जनता बोले सर 12, श्वेता बोले सर 14। अच्छा जी, बारह में महाकुंभ, ठीक है, 6 में अर्ध कुंभ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अच्छा कुंभ मेला जो है ये, इसका कोई मतलब बता सकते हो भी 12 वर्ष में ही क्यों लगता है? हम लोग उत्तर प्रदेश के और इतना बड़ा मतलब पूरा इतनी बड़ी सोशल गैदरिंग कहीं नहीं होती है। तो आशुतोष ये भैया 12 साल में क्यों लगता है? इसको यार 8 साल में कर दे, योगी जी मोदी जी से लिख देते भाई 8 साल में कर दीजिए, क्यों भाई 12 साल में लगता है?
हाँ, तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने जब बताया, अंकित ने बताया सर, ये हमारे बृहस्पति जो होता है, जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, बृहस्पति जब सूर्य के चारों तरफ घूमता है ना, तो उसमें जो समय लगता है वो लगभग पृथ्वी के हमारे 12 वर्षों के बराबर होता है। जो पृथ्वी के हमारे 12 वर्ष होते हैं उसके बराबर हमारे जुपिटर का 1 वर्ष होता है। तो हमारे बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के ही हमारे वर्ष को हमारे महाकुंभ के रूप में आयोजित किया जाता है। तो हमारे बृहस्पति ग्रह के या जुपिटर के एक रेवोल्यूशन टाइम के बराबर इसको रखा गया है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, परिक्रमण काल के बराबर में ही इसको रखा गया है। तो अब बात आती है सर, जैसा कि आपने बताया कि ये हमारा जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत बना, ये कौन से साल में यूनेस्को ने इसको अपना हेरिटेज साइट दिया था? तो कौन बताना चाहेगा भाई? बताओ फटाफट से, कौन से वर्ष में यूनेस्को ने? तो यहाँ पर सारस्वत ने जवाब दे दिया सर 2017 में जो है ये हमारा यूनेस्को ने इसको अपने इंटेंगिबल हेरिटेज साइट में जगह दे दी। तो आपको याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए दोनों, क्योंकि ये दोनों हमारे यूनेस्को की इंटेंगिबल हेरिटेज भी हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते, अगले हमारे म्यूजिक की तरफ बात करते। तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे फेमस म्यूजिक है वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे स्वर जो सप्तक होते हैं, स्वर सप्तक, जिनको हम लोग यहाँ पे स्वर सप्तक बोलते हैं, उसके द्वारा ये हिंदू संगीत का उद्गम हुआ और ये हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से गाया जाता है। जैसे कि धामर हो गया, होरी हो गया, ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, ध्रुपद हो गया, टप्पा हो गया, उसके बाद से चतुरंग हो गया, राग सागर हो गया, तराना हो गया, सरगम हो गई। तो ये हमारे हिंदुस्तान गायन की प्रमुख शैलियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गाई जाती हैं। अब यहाँ पर ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसको भूल जाए तो याद भी नहीं करना है, हमको याद रखना है कि कौन से घराना या किस जगह पर इनकी कौन सी जो है वो पद्धति को गाया जाता है। तो हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पहली पद्धति जो आगरे घराने से संबंधित है, आगरा घराना को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जरा एक एक करके देखते हैं इनको। तो सबसे पहले हमारा जो हिस्टोरिकल आगरा घराना है, ये ख्याल हमारे हिंदुस्तानी संगीत के लिए फेमस है। कौन सा? ख्याल, है ना, ख्याल, खा के नीचे आपको बिंद लगानी पड़ेगी, ख्याल घराने के लिए संबंधित है। अब प्रश्न पूछा गया कि ख्याल घराना जो आगरे संगीत के लिए, आगरा संगीत, आगरा घराने के लिए फेमस है, आपको उसके संस्थापक के तौर पे किसका नाम रखेंगे? तो यहां पर आपके सामने खुदा बख्श अगर नाम दिया हुआ है तो आप उनके टिक करके जवाब देंगे। कृतिका, जो हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिवीजन क्लास में, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। और जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता रहता हूं कि ये हमारा जो टॉपिक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आया था। ठीक है, जैसे कि पिछले साल हमने अभी आपको क्वेश्चन बताया, द जनरल हु टैकल द झांसी इन 1857, है ना, ह्यूज रोज। तो वहां से वो क्वेश्चन 2000 हमारे जो अभी हाल में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो मैं ऑलरेडी वहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ रिवीजन में या आप जो होमवर्क में देता हूँ, वो सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं। ठीक है, वो प्लीज आप उसको गो थ्रू करिए और आप अपने पीडीएफ में उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि हमारे आगरा घराने के सबसे पहले या हमारे जो इस्टेब्लिश करने वाले थे उनका नाम पूछा गया, तो नाम रखेंगे खुदा बख्श। वो एक मैंने मूवी देखी थी, पता नहीं याद नहीं आ रही है, अमिताभ बच्चन की थी, उसमें उनके साथ एक चील रहता है, ईगल रहता है, उसका नाम उन्हें खुदा बख्श रखा था। पता नहीं तुम लोग देखे होगे नहीं, तुम लोग टाइगर श्रॉफ की मूवी देखने वाले कहाँ अमिताभ बच्चन की मूवी देखे होगे? देखे हो? बताओ कौन सी मूवी थी? खुदा बख्श जो था, क्या था वो? है खुदा बख्श, तो वही खुदा बख्श है, वो खुदा बख्श नहीं है। तो खुदा बख्श ने ये आगरे घराने की स्थापना की जो कि हमारे ख्याल जो संगीत है उसको गाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको एक नया तरीके से मतलब रिवाइव करने का जो श्रेय जाता है, रिवाइव करने के लिए जिनको हम जानते हैं वो है फैज खान। फैज खान ने जब हमारे ख्याल संगीत को वापस से रिवाइव किया तो हमारे जो आगरा घराना था उसका नाम पड़ गया रंगीला घराना, है ना। तो जब ख्याल संगीत को रिवाइव किया गया तो आगरा घराना जो था उसका नाम क्या रख दिया गया? उसका नाम रख दिया गया रंगीला घराना। तो रंगीला घराना इज एसोसिएटेड विद द आगरा घराना ऑल्सो।
अब आगरा घराना में हमारे कौन कौन से लोग आते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आती हैं विजया किचालू, उसके बाद से आते हैं मोहसिन खान नियाजी, देन उसके बाद से उस्ताद लताफत खान एंड खुदा बख्श। तो ये हमारे देखिए यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण जुड़े हुए लोग हैं जो आगरा घराने से हैं। आगरा घराने में किस प्रकार के संगीत को गाने का प्रचलन था, ख्याल, इसको रिवाइव किसने किया, फैज खान ने। आपको याद रखना है इस घराने का दूसरा नाम और क्या है, तो रंगीला घराने के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बनारस और लखनऊ घराना और हिंदुस्तानी संगीत के कौन सी यहां पर शैलियों को गाया जाता था। तो बनारस अगर आप देखेंगे तो बनारस में ठुमरी गाने का जो है, बनारस घराने में ठुमरी का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। ठुमरी आम बोलचाल की हमारी जो भाषा थी उसको आप यहां पर देखेंगे। ये जो ठुमरी है ये गाने को हम लोग कई सारे वाद्य यंत्रों के साथ गाते थे, है ना, वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ठुमरी घराना जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत पुराना है, 13वीं शताब्दी में किया था। और जो कीर्तनकार होते हैं जो अलग अलग मंदिरों पे कीर्तन करते थे, उन्होंने इस मंदिर की यहाँ पर आप अगर देखेंगे स्थापना की थी, या इस हमारे जो ठुमरी जो गाना है उसको लेकर के आया। तो 13वीं शताब्दी का ये गाना है। बनारस घराने में किस प्रकार के संगीत का इस्तेमाल होता था, ठुमरी का। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले महादेव मिश्रा जी के ऊपर काफी चर्चा हुई थी, है ना, जिनकी अभी जिनके परिवार से भी किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, है ना। तो ये हमारे बनारस घराने के हैं, याद रखिएगा। तो बनारस घराने से कौन कौन से लोग हैं जरा एक बार देखेंगे। सिद्धेश्वरी देवी है ना, उसके बाद से रसूलन बाई है, बड़ी मोती बाई है, महादेव मिश्रा जी हैं और गिरिराज देवी जी हैं। तो महादेव मिश्रा जी की ही शायद अभी हाल में ही मृत्यु हुई थी, जिनके ऊपर प्रश्न भी बना था कि महादेव मिश्रा जी किस घराने के और किस संगीत के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमारे बनारस घराने के हैं। और बनारस में कौन सा संगीत गाया जाता है जरा कमेंट करके मुझे बता दो फटाफट से, कौन सा हमारा गाना गाया जाता है फटाफट। तो बनारस घराना हिंदुस्तानी संगीत के किसके लिए फेमस है, ठुमरी, बहुत बढ़िया। तो ठुमरी के लिए फेमस। अगला क्वेश्चन आता है कजरी। कजरी जो है ये एक अवधी वर्ड है ना। कजरी का अवधी सब मतलब होता है कजरा या कोहल, ठीक है। तो कजरा और कोहल से ये शब्द को लिया गया है कजरी। तो हमारे जो अवध लखनऊ का आसपास का क्षेत्र है वहां पर ये सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत जो है वो गाया जाता है। ये लोकगीत की उत्पत्ति जो है ये मिर्जापुर से मानी जाती है और ये विंध्यवासिनी देवी के जन्म अवसर के समय गाया जाता था। जो हमारे मिर्जापुर में और आप चुनार के बीच में विंध्याचल देखते हैं, विंध्यवासिनी देवी, वहां पर उनके जन्म उत्सव में सबसे पहले कजरी को गाया जाता था, ठीक है ना। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये अक्सर अपने प्रेमी के लिए एक युवती की लालसा का वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि काले मानसून के बादलों के आसमान से लटकते हुए बारिश के मौसम की शैली को ये विशेष रूप से हमारे व्याख्यायित करते। तो कजरी बेसिकली जो है जब बहुत गर्मी पड़ती है और मानसून आने वाला होता है तो उस समय पर यह संगीत गाया जाता है। बस आपको याद रखना है कि ये अवध में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कजरी गायन के दो रूप होते हैं। पहला ये प्रदर्शन मंच पर किया जाता है ना, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि मानसून को लाने के लिए, बहुत गर्मी पड़ती है तो मानसून को लाने के लिए जो है महिलाएं इस डांस को करती हैं एक अर्धगोला बना करके, ठीक है। तो आपको दो याद रखने। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से लोग हैं जो इस कजरी और लखनऊ घराने से संबंधित हैं, क्योंकि लखनऊ घराने में ही कजरी गाया जाता है। तो वो है सबसे पहले पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे शोभा गिरटू, गिरजा देवी, राजन और साजन मिश्रा, ये हमारे उत्तर प्रदेश के कजरी के गायक हैं जो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। प्रश्न यहां से इस वाली लाइन से लास्ट वाला जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कजरी के गायक आपसे पूछ सकते हैं, लखनऊ घराने से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छन्नूलाल मिश्रा, राजन साजन मिश्रा, हमारे कौन है उसके बाद से शोभा गर्तू एंड गिरजा देवी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अच्छे ढंग से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है बिरहा। बिरहा जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे मतलब आप देखेंगे तो बलिया, बनारस, ये जो एरिया है यहाँ को पूर्वी उत्तर प्रदेश बोलते हैं, जहां पर भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई है क्या भोजपुरी भाषा जो कि हमारे यहाँ से है बलिया बनारस के आसपास के क्षेत्र का?
हाँ, गिरजा देवी जो है वो हमारे बिल्कुल ये हमारे ठुमरी सॉरी ये हमारे कजरी और ठुमरी दोनों घराने से संबंधित थी, है ना। ये कजरी भी गाती थी और ठुमरी भी गाती थी, दोनों से संबंधित थी। ठीक है, ठीक है गौरी शंकर। तो बनारस, बनारस से है यहाँ पे लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे बिरहा गाया था। अब बिरहा का मतलब क्या होता है, तो बिरहा जो है ये एक क्या होता है, जब पति दूर जाता था, है ना, कमाने के लिए, दूर दूर जगहों पे व्यापार करने के लिए जब जाते थे, तो उनकी जो नवविवाहिता होती थी वो अपने पति के लिए ये गाना गाती थी। और इसका, हाँ बिल्कुल, आजीविका कमाने के लिए गाते, तो उनको ये समर्पित था। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस संगीत कला को जन्म दिया। बिरहा जो गीत है प्रमुख रूप से ये भोजपुरी भाषा में गाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिरहा जो है ये एक तरीके का मतलब करुण रस का ही एक वो होगा, क्योंकि इसमें पति जो है वो दूर जा रहा है कमाने के लिए, तो उसको समर्पित था दूर दराज के एरिया में। अब हमारे सामने आते हैं कौन कौन से, बधाई, सावनी, फाग और झूला। ये हमारे 4 प्रकार के गीत है। तो बधाई का मतलब ही है ये क्या है, एक्चुअली बधाई इज नॉट कॉन्ग्रेचुलेशन ना। बधाई एक संगीत है। बधाई संगीत जो है ये बच्चे के जन्म के अवसर या किसी खुशी के मौके पर स्पेशल डे होता है तो बधाई गीत गाया जाता है। अब ये हमारे अलग अलग तरीके से गाया जाता है, जिस भी लैंग्वेज में जहाँ के लोग होते हैं वो बधाई संगीत गाते हैं, है ना। तो बच्चे के जन्म के अवसर पर या कोई खुशी का अवसर है तो बधाई गीत गाए जाते हैं। आसान क्वेश्चन है। ये ज्यादातर भोजपुरी लैंग्वेज में गाए जाते हैं, है ना भोजपुरी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे दूसरा आता है सोहर। सोहर जो है ये पूर्वांचल क्षेत्र में जब भी बच्चा पैदा होगा तो बोलते हैं भाई सोहर गाओ रे। तो सोहर गाया जाता है जब बच्चा पैदा होता है। तो संतानोत्पत्ति के समय जो गीत गाया जाता है उत्तर प्रदेश में वो है सोहर। शायद सभी को पता भी होगा, जो बेसिकली कल्चर से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा। अब तीसरा आता है हमारे सावनी। सावनी जो है ये हमारा पूर्वांचल के क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, तो है ना। तो ये बेसिकली कहां पर, वही पूर्वांचल रीजन में सावनी भी गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है, तो सावन के महीने में सावनी गीत गाया जाता है। बरसात के मौसम के जब शुरू हो जाता है तो ये सावनी गीत गाया जाता है। चलिए अब आते हैं फॉग सॉन्ग। फॉग जो गीत है ये होली के समय, जब अभी होली का सीजन चल रहा था ना, तो होली के सीजन में जो फॉग हमारा है इसको गाया जाता है। और ये बेसिकली ब्रज, ब्रज जो हमारा है जहां भगवान कृष्ण का जो है वो जन्म और उसके समय गुजरा था, तो ये वहां पर आप ब्रज में देखेंगे फॉग गीत देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब उसके बाद से हमारे होली के समय गाया जाता है झूला गीत, भी हमारे श्री कृष्ण को समर्पित है। और ये भी हमारे भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को दर्शाने वाला गीत है। तो झूला गीत हमारे ब्रज के क्षेत्र में भगवान कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं हुई हैं, बाल लीलाओं से लेकर के उनके जो मतलब मथुरा जाने और द्वारका जाने से पहले तक की हमारी जो गीत थी वो यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है तो झूला सॉन्ग आपसे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि हमारा फॉक गीत कहाँ पे होता है, हमारा जो सोहर है क्या होता है, सावनी क्या होता है, झूला गीत क्या होता है। तो सिंपल आपको अगर ये कॉन्सेप्ट, ये लाइन अगर याद है तो आप आराम से क्वेश्चन ये बना पाएंगे। अब आते हैं अल्लाह और लावनी। तो अल्लाह और उदल, अल्लाह और उदल जो है ये बुंदेलखंड के सेनापति थे और ये बहुत ज्यादा बलवान थे। मतलब ये कहा जाता है कि आज भी मैहर देवी का नाम किसी ने सुना है? मैहर देवी पड़ती है बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ही पड़ती है। तो मैहर देवी में कहा जाता है कि जो अल्लाह उदल है आज भी जीवित है और वो वहां पे जाकर के सबसे पहले फूल चढ़ाते हैं, सबसे पहले फूल चढ़ाते हैं, मतलब ये अमर है। तो इन्होंने 52 युद्ध लड़े अपने जीवन में और ये हमारे जो है अजेय थे, मतलब 52 युद्ध किसी से हारे नहीं। तो अल्लाह जो है, अल्लाह और उदल, अल्लाह और उनके भाई उदल जो थे वो दोनों की 52 जिस प्रकार से बुंदेलखंड में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में लड़ाइयां लड़ी, उनकी वीरता का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह का पृथ्वीराज चौहान से भी लड़ाई हुई थी। पृथ्वीराज चौहान जो है अल्लाह को मार दिए कहा जाता है। तो उदल जो है वो बिल्कुल भयंकर तरीके से पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़े, लेकिन अपने गुरु के कहने पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और वहीं पर समाधि ले लिए। तो अल्लाह उदल के जो गीत हैं वो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और अल्लाह उदल जो है वो कहा जाता है कि आज भी हमारे जीवित हैं, अजय हैं वो। और अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड के बाद तो रोहिलखंड में लावणी गीत जो है वो गाया जाता है।
लावड़ी गीत जो है ये उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड में है। तो अल्लाह ये कहां पर, बुंदेलखंड में, और लावनी जो है वो रोहिलखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने सिंगिंग की बहुत बात कर ली, अब डांस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा एकमात्र डांस जिसको क्लासिकल डांस के रूप में जानते हैं, और उस डांस का नाम है कथक डांस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमारे कथक डांस के लिए सबसे फेमस डांसर कौन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है? 2016 में वो हमको छोड़कर तो चले गए, लेकिन आज भी वो हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कथक डांसर कौन है? फिर मैं तुम्हें इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूं कथक डांस की। बताओ भाई जल्दी। नहीं पता? चलो तुम लोग फिर बेकार हो। तो कथक डांस सबसे पहले तो सुधा चंद्रन, बिरजू महाराज का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने आज तक? बिरजू महाराज। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी आपको बताते। तो कथक की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई? तो कथक का मतलब होता है कथा और कथाकार। तो कथा और कथाकार जी को अगर मिला दिया जाए तो बनते हैं हमारे कथक। तो हमारे पहले के जमाने में तो भाई स्टोरी टेलिंग के लिए हमारे पास कोई ऐसी ना ही बुक्स हुआ करती थी ज्यादा, ना हमारे पास ऐसे शोज थे, ना ही फिल्म थी। तो डांसेस के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोग उस स्टोरी को टेल किया करते थे। तो कथक जो है वो यहीं से निकल के आता है। कथक, कथा प्लस कथाकार इक्वल टू कथक। अगर हम यहां पर बात करेंगे कथक के ऊपर, तो कथक के हमारे 3 प्रकार के स्ट्रीम्स होते हैं। एक मंदिर प्रवाह होता है जो मंदिरों में डांस किया जाता है, एक दरबार प्रवाह होता है जो राजा महाराज के दरबार में किया जाता है, और तीसरा होता है रंगमंच प्रवाह जो किसी बड़े स्टेज पे किया जाता है। धीरे धीरे से ये दोनों हमारे चले गए, लेकिन हमारे पास जो अब बची है वो है रंगमंच प्रवाह। रंगमंच प्रवाह जो है वो हमारे कथक की मुख्य धारा आज भी बची हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कथक जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसके कितने प्रवाह होते हैं? मैंने आपको बताया 3 प्रवाह होते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे हमारे यहाँ पे जो कथक डांस है ये हमारे किसके, जयपुर, बनारस और लखनऊ 3 घरानों के द्वारा किया जाता है। वहां पे आगरा, बनारस और लखनऊ था, वहां से आगरा को हटा करके जयपुर कर दो। जयपुर हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, कहां पर है? राजस्थान में। तो हमारे जो जयपुर घराना है ये हमारे कथक में किस चीज को लेकर के आता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे फूड मूवमेंट के लिए फेमस है। जो यहाँ पे फूड का मूवमेंट होता है जयपुर घराना उसके लिए फेमस है। जबकि बनारस और लखनऊ घराना जो है ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अगर आप देखेंगे तो हाथों के मूवमेंट में, तो फेशियल एक्सप्रेशन एंड ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ हैंड्स इसके लिए जाना जाता है। अब ये कहां से उत्पन्न हुआ, किसने हमारे जो है वो कथक डांस को प्रभावित बनाया? तो लखनऊ घराना के हमारा जो आया कथक डांस में, उसको लेकर के आए हमारे लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है वो खुद एक कथक के बहुत अच्छे डांसर थे, मतलब बहुत शानदार डांसर थे, गाने भी गाते थे। और हाँ ठीक है, वो खुद एक बहुत अच्छे डांसर थे, और उन्हीं के समय में हमारे लखनऊ में कथक घराने का जन्म हुआ, जिसके चीफ आर्किटेक्ट थे, जिसके संस्थापक थे हमारे ठाकुर प्रसाद और उनके 2 बेटे जिनका नाम था बिंदा दीन, है ना। 2 बेटे बिंदा और दीन, इन दोनों ने मिलकर के जो है क्या किया, यहां पर इस पूरे के पूरे हमारे लखनऊ घराने में कथक डांस को इंपॉर्टेंस दी। कथक जो डांस था उसको इंपॉर्टेंस दिया। तो हमारे यहाँ पे लखनऊ घराने की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई? वाजिद अली शाह की। कौन थे? तो ठाकुर प्रसाद, जो कि हमारे 2 सन्स एंड उनके 2 सन्स जिन्होंने मिलकर के इसको पूरा किया, इस लखनऊ घराने की स्थापना की। अगर आप यहां पर देखेंगे हमारे जो कथक शास्त्रीय डांस है ये एकमात्र ऐसा नॉर्थ इंडिया का डांस है जिसको क्लासिकल डांस में सम्मिलित किया गया। क्लासिकल डांस में एकमात्र ऐसा डांस है जिसको सम्मिलित किया गया, वो कथक ही है। अब इसके जो हमारे फेमस डांसर है वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सरिता देवी बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा है पंडित बिरजू महाराज। ये देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है, कहाँ गए यार, हम फोटो लगाए थे पता नहीं कहाँ मिस हो गई। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे रोहिणी भाटे हैं, पंडित मुन्नालाल शुक्ला है, कमुदनी लाखिया है, उमा शर्मा है। उसके बाद से अगर देखेंगे तो हमारे शोभना नारायण है, सरस्वती सेन है, उर्मिला नागर है,
है ना। ये सभी जो है हमारे कथक की बहुत फेमस डांसर है, लेकिन उनमें सबसे फेमस हमारे पंडित बिरजू महाराज हैं, जो 2016 में हमको छोड़ करके तो चले गए, लेकिन अपनी इस अमूर्त विरासत को, कथक डांस को हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एकमात्र क्लासिकल डांस के रूप में हमारे छोड़ गए। तो कथक का एकमात्र ऐसा हमारा डांस है जो कि उत्तर प्रदेश की हमारे देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे चारकुला डांस। तो चारकुला डांस अगर इंडिया के कुछ सबसे कठिन डांसों की मैं बात करूंगा तो उसमें इसको शुमार किया जाता है। बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे पहले तो होता कहां पे है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है ना, वेस्टर्न यूपी का जो ब्रज क्षेत्र है, वहां पर यह डांस किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक जो महिला होती है वो अपने साथ 108 जो हमारे दिए होते हैं उनको एक वुडन हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे अरेंज करती है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए कुछ ऐसी हमारी जो है ये अरेंजमेंट होता है जिसमें 108 दिए होते हैं और उसको वो अरेंज करके डांस करती है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, बेसिकली ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपिकाएं हैं जो ये चापरकुला डांस को यहाँ पर कर रही हैं, चारकुला डांस को यहाँ पर ये कर रही हैं। तो ये ब्रज क्षेत्र में वेस्टर्न रीजन में किया जाता है, जहां पर इस तरीके से ये जो दियों का पिरामिड है आप देख पा रहे होंगे। करुणा क्लास में है कि नहीं? चारकुला डांस देख रही है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे बहुत ही कठिन डांसों में एक है जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, चारकुला डांस। चलिए अगला देख लेते हैं। ख्याल एक गाना भी है और एक डांस भी है, और ये हमारे बोल सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर किया जाता है। तो ख्याल भी एक तरीके का डांस है। अगला रासलीला आ जाता है। तो रासलीला हमारे भगवान कृष्ण से ही संबंधित है, और हमारे बिल्कुल हमारे जो वृंदावन क्षेत्र है वहां पर गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अपने किशोरावस्थाओं में गोपियों के संग रासलीला करते थे, उसी का जो है वो मंचन किया जाता है ना। जिस तरीके से वो गोपियों के संग रासलीला करते थे उसी का मंचन ये हमारे वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे रासलीला के नाम से बोलते हैं। अब आ जाता है नौटंकी। नौटंकी कितने लोगों ने देखी है? लड़कों ने, लड़कियों ने तो नहीं देखी होगी। तो नौटंकी का जो पहले रूप था वहां पर वो हमारे जो लोक कहावतें होती थी है ना, उसको मंचन किया जाता था, है ना। बहुत अब तो मतलब खत्म सी होती जा रही ये भी पद्धति। तो पहले लोग इतने सिनेमा, गांव में सिनेमा घर नहीं होते थे, तो लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट होता था नौटंकी आती थी तो भैया 2-3 गांव में अगर नौटंकी आ रही तो वहां पे पूरी की पूरी भीड़ जमा रहती थी, और नौटंकी करने वालों ने खूब पैसा कमाया उत्तर प्रदेश में। तो ये एक्चुअली क्या होता था, ये एक किसी थीम को लेकर के, किसी पर्टिकुलर स्टोरी को लेकर के वहां पे एक लोग प्ले करते थे। तो ये एक मात्र साधन हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे से इसमें वल्गरिटी को भरते गया, और सिनेमा के आने से अब तो गांव में भी बिजली आ गई, हर गांव में जो है वो D2H पहुंच गया, हर गांव में जो केबल टीवी पहुंच गई, इंटरनेट पहुंच गया, तो लोगों ने अब मोबाइल पे ही सब कुछ देखना शुरू कर दिया। अब तो नौटंकी से लेकर के रील तक और सब कुछ मोबाइल पे ही है। एक बार आप अगर एक रील देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, 2 घंटे निकल जाएंगे, आप रील ही देख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अब क्या हो गई हैं, वो बहुत ज्यादा नीचे हो गई, लेकिन बड़ा ही ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस था और बिहार तक भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप देख सकते हो अलग अलग चित्रण है, गांव में लोग देख रहे हैं, अलग अलग कहानियों को लेकर के चित्रित किया जा रहा है, लेकिन अब वल्गरनेस को भी इसको परोसा जा रहा है इसमें, जिसकी वजह से लोग जो है काफी कम हो गए इसके दर्शक। चलिए अब आते हैं मिष्टी युद्ध, जिसको हम लोग द्वंद्व युद्ध बोलते हैं। तो मिष्टी युद्ध जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक और आर्ट एंड कल्चर का प्रतीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे जो किकेज हैं, पंचेज हैं, नीज हैं एंड एल्बोज है, बिना किसी हथियार के ये डांस होता है, हथियार के बिना डांस होता है। अब ये जो है वो हमारे बेसिकली अगर देखा जाएगा तो 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है जामवंती, जिसमें लॉकिंग एंड होल्डिंग किया जाता है, लॉकिंग एंड होल्डिंग, तो जामवंती बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद से दूसरा आता है हमारे कौन सा, हनुमंती, जिसमें आपकी स्किल्स देखी जाती है, भाई आप कितने टेक्निकली स्ट्रांग होता है। तीसरा आ जाता है आपका भीमसेनी, है ना, भीमसेनी मतलब आप कितने ताकतवर और कितने मजबूत हैं, तो भीमसेनी। और चौथा आता है जरासंधी। तो भगवान कृष्ण और जरासंध का युद्ध अगर आपने कभी देखा होगा भगवान कृष्ण के किसी भी धारावाहिक में, तो जरासंध के साथ जब उनका युद्ध होता है तो वो उसको खूब मारते हैं, तकनीकी भी मारते हैं, ताकत से भी मारते हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको वरदान था कि उसके 2 जो अंग, 2 उसका जो शरीर का हिस्सा है, 2 हिस्से को करके
अलग अलग दिशाओं में फेंका जाएगा तो ही वो मरेगा। तो यहां से इसीलिए जो मिष्टी युद्ध का अंतिम पड़ाव उसको रखा गया नाम जरासंधि, मतलब अंग को तोड़ फोड़ देना। तो ये देखिए सबसे पहला आता है जामवंती मिष्टी युद्ध का, दूसरा आता है हनुमंती, तीसरा आता है भीमसेनी और चौथा आता है जरासंधि। ये युद्ध कला जो है बनारस से उत्पन्न हुई, बिना हथियार के ये लड़ा जाता है। इसको कई लोग मल्ल युद्ध भी बोलते हैं, मिष्टी युद्ध को मल्ल युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, मल्ल युद्ध जिसको कुश्ती बोलते हैं, आज ना रसलिंग देखा ना, रसलिंग वही है। चलिए आगे चलते। अब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो चेक बताइए हमारे यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, जरा बताओ फटाफट से, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ, जरा तुम लोग भी बोल लो फटाफट कुछ ना कुछ। चलिए बहुत बढ़िया। तो अनुष्का ने यहाँ पे बताया सर 1989 से उर्दू को भी सम्मिलित कर लिया गया है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी एंड उर्दू, हिंदी एंड उर्दू। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी जो है वो है 1947 से हमारी हिंदी को और 1989 से उर्दू को सम्मिलित किया गया। तो हमारे यहाँ पर जो है दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वैसे तो भाषाएं बहुत सारी अभिनव बोली जाती है ना, लेकिन हमारे यहाँ पर दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है हिंदी एंड सेकंड वन इज उर्दू। 1947 से हिंदी को हमारी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, जबकि उर्दू को 1989 में ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज कब किसको घोषित किया गया है, बहुत। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, द लैंग्वेज ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए हिंदी विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951। तो यहाँ पे राज्य प्रशासनिक भाषा भी हिंदी है, जिसको हमारे जो राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत स्थापित किया गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी एंड उर्दू, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, जिसको हमने उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये कब आया था पूछेगा तो याद रखिएगा 1951 में। अब उसके बाद से उर्दू को 1989 में सेकेंड लैंग्वेज के तरीके ऐड किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज में अमेंडमेंट करके। नागरी प्रचारणी सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1893, है ना। देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी का ही एक स्क्रिप्ट है, जिसको हमारे बढ़ावा देने के लिए नागरिक प्रचारणी सभा का गठन किया गया, और वो है द फेमस कॉलेज ऑफ यूपी, क्वींस कॉलेज। क्वींस कॉलेज यहाँ से पूरे इंडिया के जितने भी बड़े कवि और लेखक है सब यहीं से पढ़ के निकले हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ पर हमारी एक प्रचारणी सभा बनाई गई देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए, नाम था उसका क्या, हमारे नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में। चलिए अब हम बाकी की लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, भोजपुरी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन सी, सबसे पहले कौरवी। तो हमारे यहाँ पर सहारनपुर, ये सबसे हमारा देखिए नॉर्थ में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, ये जितनी भी जगह है यहाँ पर कौरवी लैंग्वेज बोली जाती है। कौन कौन सी, जरा एक बार जल्दी से देख लो, हमारा कौन सा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ठीक है ना, हापुड़, है ना, ये जितनी भी है यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे कारवी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जैसे हम नीचे की तरफ आ गए, हमारे ब्रजभाषा प्रयोग किया जाता है। ब्रजभाषा में कौन कौन सी आ जाएंगी, बरेली, बदायूं, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये सब आ गई हमारे, मैनपुरी, एटा, है ना, फिरोजाबाद, है ना, सिकोहाबाद, ये सभी के सभी जितने भी आ गई ये ब्रजभाषा बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौजी जो है वो कहां पे बोली जाती है, पीलीभीत, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कन्नौजी। अवधी भाषा तो जो हमारे ये मध्य का है, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, लखनऊ, गोंडा, सीतापुर, खीरी, प्रतापगढ़, हमारे कि नहीं, उन्नाव, फतेहपुर, प्रयागराज, यहाँ सब में अवधी बोली जाती है। अब आ जाते हैं भैया हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बिहार से लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा बनारस हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, है ना, ये सब के सब हमारे, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, ये सब हमारे बोल लेते हैं भोजपुरी।
अब ये देखिए बुंदेलखंड से लगा हुआ है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर, ये सब जगह पे बोला जाएगा बुंदेली, बुंदेली भाषा बोलते हैं। और बाकी के अगर आप देखेंगे बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, यहाँ पर बघेली भाषा बोलते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी भाषाएं होती है दोस्तों? हमारे कौरवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, अवधी, भोजपुरी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाषाओं का हमारे उत्तर प्रदेश में ये सब डायलेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देयर रीजन्स में बोली जाती हैं। ब्रज भाषा मथुरा जिले क्षेत्र में बोली जाती है। लगभग अगर देखेंगे तो हमारे 16 लाख लोग जो है ब्रज भाषा को बोलते हैं। लेकिन आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कितनी भाषा हमारी जो सब लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी और कितनी सब लैंग्वेजेस हैं, वो आपको याद रखनी है। और अगर आपको ये मैप से याद कर लोगे तो आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, कौरवी क्योंकि यहाँ पे हमारा कुरु था, कुरु क्षेत्र जो है इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी, कौरवों का इलाका था, तो कौरवी हो गया। मेरठ उसके आसपास का क्षेत्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ पर एक हिंदुस्तानी एकेडमी इज एन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन जिसको 29 मार्च 1927 प्रयागराज में स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश हिंदू संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 लखनऊ में हुई। तो दो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। हिंदुस्तान एकेडमी कहां पर स्थापना हुई? हिंदुस्तान जो कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट है, ये 29 मार्च 1927 में प्रयागराज में स्थापित किया गया। ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड दिसंबर 1976, ये लखनऊ में स्थापित किया गया। दोनों याद रखनी है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इज द फर्स्ट उर्दू एकेडमी इन द कंट्री, पहली उर्दू एकेडमी है पूरे कंट्री में। वाज एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन 1972 लखनऊ। तो याद देखिएगा, उर्दू एकेडमी पूरे हमारे इंडिया की पहली उर्दू एकेडमी है जिसको 1972 में हम देखेंगे कहां पर? लखनऊ में। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 में हुई और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स ऑब्जेक्टिव इज कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ऑफ संस्कृत, पाली प्राकृतिक लैंग्वेज। ठीक है, तो भैया देखिए सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया आपको। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहां पर हुई? मेरे पीछे पीछे बोलोगे तो ही याद होगा, नहीं तो भैया समझ रहे हो कि नहीं, उड़ जाएगा। तो हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहां पर हुई? प्रयागराज में। कब हुई? 1927 में। क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, प्रज्ञान देखो बोला, बाकी के लोग भी बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। उसके बाद से पूछेगा हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर हुई? तो ये हुई हमारे हिंदी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर हुई? बोलो भैया, कौन कौन बोलेगा? लखनऊ में। कब हुई? 1976 में। क्लियर हो रही बात? 1976 में। अब आगे चलते भाई साहब। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कहां पर हुई? तो भैया ये हुई लखनऊ में। फिर से तो हिंदी और उर्दू दोनों हमारे इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही है, एक 1976 में और एक 1972 में। ठीक है, अब आता है तीसरी लैंग्वेज संस्कृत। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, इसको 31 दिसंबर 1976 को, दोनों देखिए सेम सेम बनाए गए। ये हमारी जो है इसको भी लखनऊ में देखा जाएगा, याद रखिए। अब भैया 3 लैंग्वेज के बाद चौथी भी आ गई। चौथी कौन सी आ गई सिखा? तो चौथी लैंग्वेज आ गई हमारी पंजाबी एकेडमी। हमारे कानपुर में जो चावला मार्केट है वहां पे बहुत सारे पंजाबी लोग हैं। गुमटी नंबर 5 की मार्केट में बहुत सारे पंजाबी लोग हैं। तो पंजाबी एकेडमी भी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई, जो कि हमारे 17 मार्च 1998 में लखनऊ में ही, और सिंधी एकेडमी भी स्थापित की गई 7 फरवरी 1996 में लखनऊ में। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी एकेडमी, फिर हमने हिंदी की बात की, फिर उर्दू की बात की, फिर संस्कृत संस्थानम की बात की, फिर हमने जो है वो सिंधी और पंजाबी हमारे जो इंस्टीट्यूट से उनकी बात की। स्थापना वर्ष के साथ साथ कहाँ पे हुआ याद रखिएगा। क्लियर है? एग्जाम में आएगा, छोड़ के तो नहीं आओगे भाई, कर लोगे ना। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब मेजर रिलीजियस प्लेसेस जो हमारे हिंदू और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो भीतरगांव का मंदिर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। कहाँ पे है? कानपुर में है। ठीक है ना। अब आता है हमारे श्री सकुभरी देवी का मंदिर।
शाकंभरी देवी का मंदिर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है और हमारे शक्तिपीठ का हिस्सा है, दुर्गा शक्तिपीठ का हिस्सा। ये हमारे कहां पर है? तो दोस्तों ये हमारे शिवालिक हिल्स में, हमारे सहारनपुर में देखने को मिलेगा। तो सहारनपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बेहट तहसील है, बेहट तहसील में आपको शाकंभरी देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। यहीं पे याद करते चले जाएंगे, लिखने के साथ साथ याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो शाकंभरी देवी का मंदिर बेहट तहसील में हमारे सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, ये एक शक्ति पीठ भी है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, अब हमारे कौन कौन से हैं? तो गोविंद देव टेम्पल, उसके बाद से रंगनाथ टेम्पल, हमारे उसके बाद से आता है अष्ट सखी मंदिर, है ना, शाहजी टेम्पल, हरदेव टेम्पल, लाडली जी मंदिर। ये सभी के सभी वृंदावन और मथुरा के क्षेत्र में है। समझ रहे हो कि नहीं? कहां पर? वृंदावन और मथुरा के क्षेत्र में है। ये सभी टेम्पल कृष्ण जी को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक, कौन कौन से? गोविंद देव टेम्पल, रंगनाथ मंदिर, अष्ट सखी मंदिर, शाहजी टेम्पल, हरदेव टेम्पल, लाडली जी मंदिर, ये सभी वृंदावन में है। आसान हो गया। अब हम लोग चलते हैं वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम वो आश्रम है जहां पर रामायण को लिखा गया था। यह हमको कानपुर डिस्ट्रिक्ट के बिठूर में गंगा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। कहां पर? बिठूर में गंगा नदी के किनारे ये देखने को मिलेगा, जहां पर सीता मैया को जब भगवान राम ने निकाल दिया, कहा कि भैया आप रावण के यहाँ रह के आई हैं, लोगों के कहने पर भगवान ने सीता माँ को जो है वो निकाल दिया। तो सीता माँ जो है यहीं पर अपने जीवन को गुजार रही थी और उनके जो अंश है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहीं पर लौकुश जी का जन्म हुआ और यहीं पर जो है हमने सीता रसोई, सीता जी की कई सारी जो है वो आपको मंदिर भी दिख जाएंगे, है ना। हम गए घूमने के लिए यहाँ पे। अब उसके बाद से जो मंदिर है यहाँ पर, जो वाल्मीकि मंदिर है, इसको 19वीं शताब्दी में बालाजी राव पेशवा ने, जिसको हम लोग नाना साहेब भी बोलते हैं, इसको वापस से रिनोवेट कराया है। तो वाल्मीकि मंदिर कहां पर है? बिठूर, कानपुर में। अब हम लोग बात करते हैं संकट मोचन महामंदिर। संकट मोचन हम लोग किनको बोलते हैं? तो बजरंग बली जी, भगवान हनुमान जी को, है ना। ये मंदिर हमको कहां पर देखने को मिलेगा? तो वाल्मीकि जी की जब बात आएगी तो हम लोग देखेंगे कहां पर ठीक है, तो तुलसी जी जो है ये हमको देखने को मिलेंगे। संकट मोचन मंदिर, मुसीबतों में राहत देने वाले भगवान। तुलसी जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, यहाँ पर कहा जाता है। और ये हमको प्रतापगढ़ के बिल्हा देवी टेम्पल के तौर पे भी जाना जाता है, तो प्रतापगढ़ में ये दिखाई देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से बराह मंदिर। तो भगवान के जो 10 अवतार है उसमें बराह अवतार भी आपको देखने को मिलता है। ये कानपुर के ही सोरो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा बराह, है ना। पृथ्वी को बचाने के लिए, है ना, उन्होंने बराह का अवतार लिया था और उसको अपनी जो सूस होती है उस पर रख लिया था, जो वराह की सूस होती है उस पर रख लिया था। तो वराह अवतार मंदिर जो है वो सरोन कानपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद से आता है हमारा पटेश्वरी देवी टेम्पल। ये हमको कहां पर? तो बलरामपुर में देखने को मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल आ रहा है, राजनीतिक अखाड़ा का केंद्र, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर ये महात्मा गांधी जी के द्वारा काशी विद्यापीठ में, जिसकी हमारी क्या किया गया था, हमारा इनॉग्रेट किया गया था। तो भारत माता मंदिर, मां भारत को, मां भारती को समर्पित ये मंदिर जो है आप काशी बनारस में देख पाएंगे, है ना। इसका निर्माण 1936 में स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी ने किया था और इसका इनॉग्रेशन महात्मा गांधी ने किया। तो भारत माता मंदिर काफी ज्यादा राजनीतिक अखाड़ा का केंद्र काशी विद्यापीठ कैंपस के परिसर में आपको देखने को मिलेगा। 1936 में इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी ने किया था और इसका इनॉग्रेशन जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो भारत माता का मंदिर की संरचना पत्थर से हुई है। संगमरमर की मूर्ति से भारत की माता को बनाया गया है, जो अविभाजित भारत का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारे बनारस, जो है वो मंदिरों का शहरी बोला जाता है बनारस, है ना। चाहे वो भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, हमारे सारंगनाथ मंदिर हो, कनक मंदिर हो, ये ना सॉरी यही मंदिर है भाई, कनक मंदिर तो अयोध्या में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर, सारंगनाथ का मंदिर कहाँ पे? हमारे काशी में है। कनक भवन जो है ये हमको अयोध्या में देखने को मिलेगी। आगरा पटवारी टेम्पल गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। आरगा पार्वती टेम्पल जो है
आर्गा पार्वती टेम्पल हमको गोंडा में, चंद्रिका टेम्पल, चंद्रिका देवी आप सभी को पता होगा लखनऊ में है, चंद्रिका देवी लखनऊ में। अयोध्या में हमारे 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, देन उसके बाद से आते हैं हमारे अनंतनाथ, ये अयोध्या में जन्म लिए थे। और इन सभी हमारे अयोध्या में जन्म लिए हुए जो जैन तीर्थंकर है, इनको समर्पित करते हुए मंदिर भी आप अयोध्या में देख पाएंगे। नाम याद कर लीजिएगा, अजीतनाथ जी, अनंतनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतिनाथ जी, अनंतनाथ जी, इन सभी का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ। तो अनंतनाथ जी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, जरा जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? अनंतनाथ जी जो है वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे जिनका नाम जन्म अयोध्या में हुआ था? देखिए कौन जवाब दे रहा सबसे पहले। अब आ जाते हैं, जब तक आप लोग जवाब देंगे, गोरखनाथ मंदिर पर। तो गोरखनाथ मंदिर इज अ टेम्पल ऑफ नॉर्थ मोनेस्ट्री ऑर्डर ग्रुप ऑफ नाथ ट्रेडिशन। ठीक है, तो नाथ ट्रेडिशन के अगर हम देखेंगे, ये हमारे परंपरा को मानने वाला ये नॉर्थ नाथ, हाँ 14वें नंबर के। देखो प्रज्ञा ने जवाब दे दिया, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं क्या केवल? ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर देख पाएंगे गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में। तो गोरखनाथ नाम जो है मध्यकालीन संत गोरक्षक नाथ से लिया गया है, जो 11वीं शताब्दी के योगी थे, जिन्होंने पूरे भारत में यात्रा की और कई सारे ग्रंथ लिखे, जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख हिस्सा है ना। तो याद रखिएगा गोरखनाथ जो स्थापना है किसने की है, तो गोरक्षक नाथ जो है से लिया गया है, जो गोरखनाथ जी ने इसकी स्थापना की है, जो 11वीं शताब्दी के हमारे संत थे। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे नाथ परंपरा की स्थापना किसने की थी, तो नाथ परंपरा से संबंधित थे गोरखनाथ जी, जिन्होंने गोरखपुर के गोरखनाथ टेम्पल की स्थापना की। लेकिन ये नाथ संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, तो उनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ जो है वो नाथ ट्रेडिशन की स्थापना की, जिनके ही एक हमारे जो योगी थे गोरखनाथ जी। ठीक है, अब उसके बाद से आता है भृगु आश्रम। बलिया से कोई है क्या? बलिया से, बलिया से कोई है? बलिया, बलिया से कोई तो हाथ उठाएगा। तो भृगु जी का जो आश्रम है वो आपको बलिया में देखने को मिलेगा। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, हेमलता जी बोले हैं वो गोरखपुर से। तो भृगु आश्रम जानते हो बलिया से है, हम मेरा बलिया में आना जाना होता है क्योंकि हमारी वहां से थोड़ा सा रिश्तेदारी है। तो ये जो मंदिर है जानते हो फेमस क्यों है? यहाँ पर लड़की जो है वो लड़के वालों को दिखाई जाती है। तो लड़की जो है लड़के वालों को दिखाई जाती है साड़ी वाड़ी पहना करके, पहली बार लड़की साड़ी पहनती है, लड़की शादी के लिए ले जाई जाती है यहाँ पे। तो ये भृगु आश्रम मंदिर बड़ा फेमस है बलिया का। तो भृगु जी का मेला आप यहाँ पर दे पाएंगे। यहीं पर ददरी मेला भी लगता है, जो पूरे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारा पशु मेला भी है ना। ये ददरी मेला भी बलिया में लगता है। बाबा सोमनाथ जी का टेम्पल आपको देवरिया में देखने को मिलेगा। बाबा सोमनाथ जी का टेम्पल देवरिया में है ना। रेणुकेश्वर महादेव का टेम्पल आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रेणुकोट में, रेणुकोट सोनभद्र में हमारा रेणुकेश्वर नाथ का टेम्पल है। गौतम बुद्ध का जहां पर महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, शयन अवस्था में गौतम बुद्ध की मूर्ति, महात परिनिर्वाण मंदिर, ये दोनों आपको कुशीनगर में देखने को मिलेगा। और हाँ ठीक है, 24 जैन तीर्थंकरों का एक मंदिरों के साथ गोरख पहाड़ी पर जो महोबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी एक और मंदिर देखने को। तो यह हमारे यूपी के महत्वपूर्ण मंदिर हो गए जो हमने यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिखा दिए। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार इसको देखेंगे, याद हो जाएंगे महत्वपूर्ण मंदिर। अब बात करते हैं यूपी में लगने वाले प्रमुख मेले की, जिससे पिछले साल कृतिका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेजर फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारे रथ फेयर पूछा गया, कहां पर लगता है? तो रथ मेले का आयोजन हर वर्ष मथुरा डिस्ट्रिक्ट में चैत्र के महीने में होता है। अब तुमसे पूछ लेगा भाई साहब हमारे रथ फेयर के बारे में कौन से पॉइंट सही है। सबसे पहले ये कहां पर लगता है? मथुरा में। कौन से महीने में लगता है? चैत्र के महीने में। ठीक है, क्योंकि अभी चैत्र आपका चल रहा है, रथ का मेला लगने का महीना है ना। चैत्र नवरात्रि चल रही कि नहीं? हाँ चलिए, दिस फेयर, हाँ ठीक है हेमलता, ये जो हमारा फेयर है वो रंगनाथ भगवान जी को समर्पित है। याद रखिए, रंगनाथ भगवान जी को समर्पित है। गौचरण मेला ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। तो गौचरण मेला कहां पर लगता है? तो ये ब्रज क्षेत्र में लगता है ना, क्योंकि हमारे जो
भगवान कृष्ण थे वो गायें चराते थे, तो गौचरण मेला हमारे ब्रज के क्षेत्र में लगता है। और ये कार्तिक महीने के 8वें दिन, है ना, कार्तिक मास जो लगता है ना जिसमें दीपावली होती है, तो कार्तिक महीने की 8वें दिन होता है। फिर उसके बाद आता है गोअष्टमी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। गोअष्टमी मतलब कार्तिक मास का 8वां महीना, अष्टमी के दिन गोअष्टमी होती है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कार्तिक महीना, है ना, यहाँ पर गायों की पूजा होती है। मेरठ से होली, मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद नौचंदी मेले का आयोजन होता है। देखा आपने, अभी होली आ गया है, अभी होली के बाद नौचंदी मेला लग गया होगा मेरठ में। तो नौचंदी जो मेला है वो मेरठ में लगता है। और लखनऊ से एक ट्रेन भी चलती है नौचंदी एक्सप्रेस, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं। तो नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो आपके कहां पर लग चलती है, आप देखोगे तो ये हमारे लखनऊ से और मेरठ के बीच में चलती है। तो नौचंदी मेला इज रिलेटेड फ्रॉम हमारे मेरठ। तो आपको याद रखना है, मैचिंग करने को आएगा आपको, रथ फेयर, है ना, गरुचरण फेयर, नौचंदी फेयर, ये आपको लिखा होगा और आपको मैच करना होगा। मेरठ होगा, मथुरा होगा, ठीक है, उसके बाद से ब्रज होगा, आपको मैच करना होगा। आई होप आप लोग यहाँ पे कर भी सकते हो। अगला हम लोग देखेंगे तो नौचंदी के बारे में, अगर नौचंदी मेला को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे नौचंदी देवी जो है उनकी पूजा के संत में रखा जाता है ना, ठीक है। अब उसके बाद से आता है हमारा दूसरा कौन सा, शाकुंभरी मेला, जो कि आप जानते हो शाकुंभरी देवी का अगर मंदिर जानते होगे तो ये मेला भी जानते होगे, सहारनपुर में लगेगा। ये भी चैत महीने के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, जो कि नवरात्रि जो है ना, नवरात्रि के समय में यहाँ पे मेला लगता है, शाकुंभरी मेला। कलिंजर फेयर अगर आप देखेंगे तो कलिंजर फेयर हमारे बांदा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट का मेला। और ये हमारे फुल मून ऑफ कार्तिक पूर्णिमा के समय ये मेले का आयोजन होता है, जिसको हम लोग कालिंजर का मेला बोलते हैं। कहां पर होता है ये, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बिठूर गंगा फेस्टिवल, तो ये गंगा के नदी के किनारे हमारे, इसको आप देख सकते हैं, कानपुर में होता है। उसके बाद से गढ़मुक्तेश्वर हमारा जो फेस्टिवल है ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। अब उसके बाद से आता है हमारे देवी पाटन का मेला, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, देवी पाटन हमारे कहां पर है, बलरामपुर में है, तो ये हमारे देवी पाटन का मेला लगता है ना। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है, विंध्याचल फेयर ये कहां पर लगता है, मिर्जापुर में। कुंभ का मेला, शायद अब इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि बताने नहीं चाहिए। तो कुंभ का मेला हर 12 वर्षों के दौरान में होता है, 4 पवित्र नदियों के तट पर ये लगता है, हरिद्वार, सिप्रा, गोदावरी, गंगा, यमुना, ये हमारे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज 4 जगहों पे लगता है। तो कुंभ का मेला हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसको आपने देखा था टेंगिबल साइट भी बोला गया था, टेंगिबल हेरिटेज है ये, है ना, 2017 से ये यूनेस्को ने टेंगिबल हेरिटेज इसको बोल दिया है कुंभ मेला को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारे ये वाला मेला हो गया। अब उसके बाद से हमारे यहाँ पर आप देखेंगे माघ मेला प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से क्राफ्ट फेयर, जिसको हम यहाँ पर प्रयागराज में देखेंगे, तो यहाँ पर माघ मेला, साथ ही साथ क्राफ्ट फेयर, ये भी प्रयागराज में लगता है। परिक्रमा मेला ये हमारे अयोध्या में लगता है ना और ध्रुपद मेला ये हमारे बनारस में लगता है, तो ध्रुपद मेला बनारस में। अब आते हैं देवा शरीफ फेयर, ये कहां पर होता है, तो देवा शरीफ फेयर जो है ये हमारे वारिस अली खान ने इसकी शुरुआत की थी। ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका कहां पर है, जो कि आपके लखनऊ के पास में ही बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है। सैयद सलार उर्स का मेला ये हमारे बहराइच डिस्ट्रिक्ट में लगता है ना, जो कि हमारे राजा सुहल देव से लड़ाई करते हुए हमारे जो सैयद सलार उर्स हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद से इनकी याद में ये मेला लगाया गया, ठीक है भैया। देखो थोड़ा सा है ज्यादा, लेकिन एक बार आप इसको मैचिंग बना करके पॉइंट वाइज लिखोगे, मेले एक तरफ और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों ने फेयर की बात कर ली। अब हम यूपी के जो हमारे फेमस क्या है, फेमस हमारे जो फेस्टिवल है उनके ऊपर बात करते हैं। तो आयुर्वेद महोत्सव, जो कि हमको कहां पर देखने को मिलेगा, झांसी में आयुर्वेद महोत्सव जो है वो आपका लगता है। अगर आपसे पूछा गया हमारा जो आयुर्वेद महोत्सव है ये कहां पे होता है, तो झांसी में होता है। कजरी महोत्सव कहां पे होता है, तो ये हमारे कजरी जिस जहां से गाने की उत्पत्ति हुई
वहीं से कजरी महोत्सव होता है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में कजरी महोत्सव होता है, यहीं से कजरी जो है ओरिजिनेट हुआ था, है ना। अब उसके बाद से आता है हमारा महोबा में कजाली फेस्टिवल। कजली फेस्टिवल, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, कजली फेस्टिवल जो है महोबा में। उसके बाद से लठमार होली, सभी को पता होगी बरसाना की लठमार होली, राधा रानी जहां की थी वहां पे लठमार होली होती है ना। बरसाना कहां पे है, मथुरा में आपको देखने को मिलेगा। ताज महोत्सव फरवरी के दूसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे सप्ताह में हमारा ताज महोत्सव होता है, याद रखिएगा यहाँ पे। द फेमस शो केसिंग द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ मुगल एम्पायर, यहाँ पे दिखाए जाते हैं हमेशा फरवरी के दूसरे सप्ताह में, आप ये देख पाएंगे। त्रिवेणी महोत्सव, आपको सभी को पता होगा, 3 नदियों का समागम त्रिवेणी बोला जाता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। हमारे यहाँ पे सुहकुल उत्सव आगरा में होता है, हिंदू मुस्लिमों का ये एकता का प्रतीक है ना। सुहकुल जो नीति है अकबर के द्वारा शुरू की गई थी और आगरा में इससे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। गंगा फेस्टिवल आप बनारस और बिठूर में देख पाएंगे, हम पहले ही आपको यहाँ पे अभी तक बता चुके हैं, और यहीं पर आप एक मेला भी देखते थे, ठीक है। बुद्ध महोत्सव कहाँ पे होता है, तो बुद्ध महोत्सव हमारे आप देख पाएंगे ये हमारे कुशीनगर श्रावस्ती में आपका होता है, क्योंकि ये बुद्ध की संबंधित क्षेत्र है। तो श्रावस्ती, कुशीनगर और सारनाथ और हमारे संकिसा ये जगह है जहां पर बुद्ध महोत्सव होता है यूपी में। आगरा जिले में राम बारात का उत्सव भी मनाया जाता है, तो राम बारात का जो हमारा उत्सव है ये आगरा जिले में देख पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है मेले लगते हैं। इसके अलावा सरधना जो कि मेरठ से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर बेगम समरू द्वारा 1899 में एक कैथोलिक चर्च बनाया गया था, जहां पर नवंबर के महीने में एक बड़ा भोज का भी आयोजन किया जाता है। तो मदर मैरी ने ये फर्स्ट संडे ऑफ एवरी ईयर इन नवंबर आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जो मेरठ के आसपास रहते हैं वो जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मेले और फेस्टिवल। लेकिन अब बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट की, जहां फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये है उत्तर प्रदेश के सम्मान, और यहां पर कितना अमाउंट दिया जाता है इस सम्मान में, कितना अमाउंट दिया जाता है इस सम्मान में, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आपको जितने हम टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं, यहां से हर एक से अगर एक क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से देखते हैं। अगला हमारे पास आता है भारत भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, और इसमें पैसा 5 लाख। उसके बाद से राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर लोहिया साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए, हिंदी गौरव सम्मान 4 लाख रुपए, महात्मा गांधी लिटरेचर सम्मान 4 लाख रुपए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए, अवंतीबाई साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार 4 लाख रुपए, लोक भूषण सम्मान 2 लाख रुपए, और कला भूषण सम्मान 2 लाख रुपए। ये उत्तर प्रदेश के सम्मान है। पूछा जा चुका है राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, बताओ भाई। 4-4 लाख ज्यादा में, भारतीय भारत को छोड़ दो, सब में 4-4 लाख है। पानी देना जरा। पानी ठीक है। अब आगे चलते हैं। विज्ञान भूषण सम्मान 2 लाख रुपए, विद्या भूषण सम्मान 2 लाख रुपए, पत्रकारिता भूषण सम्मान 2 लाख रुपए, प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण पुरस्कार 2 लाख रुपए, हिंदी विदेश प्रसार सम्मान 2 लाख रुपए, बाल साहित्य भारती पुरस्कार 2 लाख रुपए, मधुलिमे साहित्य सम्मान 2 लाख रुपए, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी शास्त्री सम्मान 2 लाख रुपए, विधि भूषण सम्मान 2 लाख, और साहित्य भूषण 2 लाख, और लास्ट में आता है मदन मोहन मालवीय सम्मान, जो कि आपका 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो आप इसको 2-2 लाख रुपए वाले कौन से एक बार एक जगह पे लिख लेंगे। विज्ञान भूषण, विद्या भूषण, पत्रकारिता सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान, हिंदी विदेश प्रसार सम्मान, बाल साहित्य भारती सम्मान, ठीक है। चलिए, दिनांक 14 मार्च 2021 को राजगोपाल सिंह वर्मा, जो कि हमारे
रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट थे, वॉज अवॉर्डेड फॉर द महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड, जो कि हमारे 1 लाख रुपए दिया गया था उनको। ठीक है, उनकी कृति हमारे बेगम समरूद का सच, इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। तो ये करंट अफेयर्स की बात है, उसके लिए अलग है हमारे सेशन, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स लेटेस्ट है तो हम लोगों की एक अलग क्लास है उसकी, तो उसके ऊपर अभी हम आना ही नहीं है। चलिए लिटरेसी की बात कर लेते हैं। लिटरेसी फिगर जो हमारे उत्तर प्रदेश के फेमस हैं, तो आते हैं सबसे पहले कबीर। कबीर के दोहे, मुझे लगता है कि कबीर के दोहे जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। निर्गुण भक्ति सागा के ये हमारे कवि थे, जिनका जन्म जो है वो बनारस में हुआ, और इन्होंने जो है वो कई सारी कविताएं लिखी, और ये हमारे आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कबीर के जो दोहे हैं बहुत बहुत जो है वो प्रसिद्ध है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट है वो जब उत्तर प्रदेश का जो हिंदी वाला कॉन्सेप्ट आएगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है और याद करने वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अब आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है, जितना भी मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर बढ़ाया उसकी पीपीटी मैंने तुरंत बोल दी है कि आपको तुरंत अपलोड कर दिया है। कल मैं यहां से आपसे 15 क्वेश्चन पूछूंगा, विच आर द हमारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले और जो प्रीवियस ईयर के दोनों मिला के होंगे। तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए, पूरी शिद्दत के साथ इसको अच्छे से पढ़िए, और कल आकर के कल जो जल्दी आकर के 6 बजे है ना, आ जाना 6 बजे आपको आकर के अटेंड करना है। वो क्वेश्चंस को लगाइए हमारे साथ, ताकि आपके जो है वो क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगेंगे वो उतना याद रहेगा आपको ये, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना कि ये थोड़े से रिवीजन वाला है, और आप इसको पॉइंट वाइज पॉइंट अपने नोट्स बना करके रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। दूसरा क्या, आपको एक मैप के रूप में याद होना चाहिए, हरदोई कहाँ पे है, बलिया कहाँ पे है, बहराइच कहाँ पे है, हमारा बनारस कहाँ पे है। तो मैप के रूप में चीजों को याद करेंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कल हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही मजेदार सेशन में। कल शुरू होगा हमारे इंडियन ज्योग्राफी का सेशन, जिसमें मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा हमारे भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो इंडिया में उत्तर प्रदेश में जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की जो है वो किस तरीके से हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट पर हमारा जो है वो यूपी स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से ऐसे हमारे जलवायु और वनस्पतियां हैं जो एग्जाम में हमको पूछेंगी। तो इसी के साथ आप लोगों का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और एक बार फिर से 6 बजे का टाइम सेट कर लीजिए।